नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 3 हम कर रहे हैं साहित्य शास्त्र। आइए रिचर्ड्स के जो है सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पहला हमने कर लिया है मूल्य सिद्धांत, अब दूसरा है हमारा संप्रेषण सिद्धांत और इसके बाद आएगा काव्य भाषा सिद्धांत। तो आज दूसरा सिद्धांत करते हैं संप्रेषण सिद्धांत। तो जब हम संप्रेषण की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, और इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि जो अपनी बात बोल रहा है, जो सुन रहा है, और आसपास की परिस्थितियां जो होती हैं, वातावरण होता है, इन सब की वजह से संप्रेषण कैसा होता है। संप्रेषण अच्छा भी हो सकता है। इसी के ऊपर जो है आइए रिचर्ड्स ने संप्रेषण सिद्धांत दिया है। अब ये संप्रेषण जो है जिसकी बात ये कर रहे हैं वो क्या है, वो हम जो है अगर काव्य के उसमें देखें कि काव्य के लिए संप्रेषण कैसे होता है, तो कोई भी कवि जब काव्य लिखता है या काव्य कोई कविता पढ़ता है, तो दूसरा व्यक्ति जो भी उसे सुन रहा है, जो भी उसे पढ़ रहा है, तो कवि की बात जो है उस पढ़ने वाले तक या सुनने वाले तक कैसे पहुंचती है, और उसके लिए कौन कौन सी जो है बातें होनी चाहिए जिससे संप्रेषण जो है अच्छा हो। तो इस प्रकार से आइए रिचर्ड्स ने, और संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया के ऊपर जो है ये रिचर्ड्स की बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस सिद्धांत में देखने को मिलती हैं। तो पढ़ते हैं संप्रेषण सिद्धांत। आइए रिचर्ड्स द्वारा प्रवर्तित 3 सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, तो पहला है मूल्य सिद्धांत जो हमने पढ़ लिया है, दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत, और तीसरा है काव्य भाषा सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों में संप्रेषण और प्रेषणीयता का सिद्धांत जो है एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सिद्धांत है, क्योंकि ये वाला जो सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत, ये हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में भी किसी से मेल खाता है। वो अंत में आपको पता चलेगा, और जैसे जैसे हम इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि हाँ, भारतीय काव्य शास्त्र में भी हमने ये पढ़ा है। तो रिचर्ड्स के अनुसार जो है आलोचना के 2 आधार स्तंभ होते हैं, एक तो मूल्य का लेखा और एक संप्रेषण का लेखा, यानी कि 2 की बात करते हैं रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के 2 प्रकार के, मूल्य के आधार पर और संप्रेषण के आधार पर। तो मूल्य की बात तो हमने कर ली मूल्य सिद्धांत में, अब हम संप्रेषण की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार रिचर्ड्स के अनुसार जो है संप्रेषण सिद्धांत उनकी आलोचना पद्धति का दूसरा आधार स्तंभ है। इसे प्रभाव मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। फिर रिचर्ड्स और संप्रेषण की क्या परिभाषा है, रिचर्ड्स ने क्या क्या बताया है संप्रेषण के बारे में कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है और न 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य। अनुभूति की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जो भी भाव है, वो सारे जो हम भाव महसूस करते हैं किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद, किसी भी कला को हम देखें सुने, जब भी हमें कोई प्रकार का भाव उत्पन्न हमारे मन में होता है, वही हमारी अनुभूति है। और कोई कवि या कोई भी कलाकार जब अपने काव्य की रचना कर रहा होता है या कला की रचना कर रहा होता है, उसके मन में जो भाव होते हैं वो उसकी अनुभूति होती है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या है, अनुभूति का ना तो यथावत अंतरण है, यानी कि एक से दूसरे में जो है जाना, अनुभूति का, कि मैंने मान लो कोई कविता लिखी है और मेरे जो भाव है दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाना पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं है संप्रेषण। और ना ही 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य है, तादात्म्य की स्थापना भी नहीं है अनुभूति की, बल्कि कुछ क्या है इसके आगे देखते हैं, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। यानी कि पूरा जो भाव है अब एक से दूसरे व्यक्ति में चले जाना या फिर उन दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाना संप्रेषण नहीं है, बल्कि जितनी ज़्यादा दोनों के मन की अनुभूतियाँ या दोनों के मन के भाव में समानता होगी तो संप्रेषण तब होता है। समानता की बात करते हैं रिचर्ड्स, ये पहली परिभाषा के अनुसार है। फिर कहते हैं रिचर्ड्स कि संप्रेषण तब होता है जब वातावरण पर किसी मन की ऐसी क्रिया होती है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो उठता है और दूसरे मन की अनुभूति पहले मन की अनुभूति के समान होती है, या समानता की बात आ रही है, साथ ही उस अनुभूति से अंशतः प्रेरित भी होती है, यानी कि कवि की या कलाकार की अनुभूति से प्रेरणा भी लेती है, और दोनों अनुभूतियाँ थोड़ी या अधिक समान हो सकती हैं, समानता हो सकती है, थोड़ी समानता भी हो सकती है, ज़्यादा समानता भी हो सकती है, और दूसरी अनुभूति पहली पर आश्रित हो सकती है। यानी कि किसी कवि की मैंने
मैंने कविता को पढ़ा तो मेरे मन के जो भाव हैं वो उसके मन के भावों पर आश्रित हो जाएंगे, यानी कि उसके मन के भाव जो है मेरे मन के भावों को इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसका इतना प्रभाव पड़ेगा कि मेरे मन के भाव उसी के अनुसार जो है बनने शुरू हो जाएंगे। जो मेरे भाव थे वो थोड़े से इधर से उधर भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? जिस कवि की मैंने काव्य जो है पढ़ा है। तो इस प्रकार से समानता की बात करते हैं और प्रभाव की भी बात करते हैं। प्रभाव भी पड़ता है, यानी कि आश्रित होना दूसरे के अनुभूति पर। और दूसरा कौन है? कवि की, यानी कि जिस भी कवि की या जिस भी कलाकार की हम काव्य या कलाकृति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसकी जो अनुभूति है, उसके जो भाव है, उस पर हमारा मन जो है, हमारे मन के भाव जो है आश्रित हो जाना और दोनों के मन की जो अनुभूतियां हैं, भाव है, उनमें समानता हो जाना। यही रिचर्ड जो है संप्रेषण के बारे में बताते हैं। फिर संप्रेषण की व्याख्या भी की गई है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की दृष्टि में रिचर्ड्स ने जो भी माना है, रिचर्ड्स के मंतव्य का स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने कि प्रभावी अभिव्यंजना व्यक्त करना, यानी कि प्रभावी रूप से व्यक्त करना को ही संप्रेषण कहते हैं और संप्रेषण में समर्थ व्यक्ति को ही कलाकार कहते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि हमने बात करी एक तो समानता की कि दोनों के मन की अनुभूतियों में समानता हो जाए, और दूसरी बात की दूसरे वाला जो भी उस कलाकृति को या काव्य को पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जो मन की अनुभूतियां हैं वो कवि के मन की अनुभूतियों पर आश्रित हो जाए। तो जो जिसके मन पर की अनुभूतियों पर आश्रित हो रहा है वही व्यक्ति कलाकार कहलाएगा, और वो कलाकार जो है प्रभावी अभिव्यंजना कर रहा है, तो हम उस प्रक्रिया को संप्रेषण भी कहेंगे। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने इसकी व्याख्या की है। फिर है, संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एक मन की अनुभूति से दूसरा मन प्रभावित हो जाए, अर्थात उसमें भी वैसी ही अनुभूति उत्पन्न होने की भूमिका बन जाए। यानी कि जो भी, हम सिर्फ एक काव्य की बात करते हैं, अभी काव्य का उदाहरण लेते हैं कि कोई भी कवि जब कविता की रचना करता है तो उसके मन के भाव जो भी उस कविता में होते हैं, उससे मेरा मन उस कविता को पढ़ने से प्रभावित हो जाए, साथ में मेरे मन में भी वही भाव उत्पन्न होने लगे उस कविता को पढ़ते हुए, तो यह संप्रेषण के लिए आवश्यक है, ऐसा डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने व्याख्या की है। फिर है, दोनों अनुभूतियों में समानता हो, अर्थात जिस अनुभूति के प्रभाव स्वरूप दूसरी अनुभूति उत्पन्न हो वे दोनों समान हो, यानी कि जो भाव उस कविता में है वही भाव मेरे अंदर भी पैदा हो जाए, यही जो है संप्रेषण है। फिर दूसरी अनुभूति जो है पहली अनुभूति से प्रेरित हो, अर्थात दूसरी अनुभूति स्वतंत्र रूप से उत्पन्न ना होकर पहली अनुभूति से उत्पन्न हो, यानी कि कविता पढ़ते हुए जो भी भाव है, हम भाव को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, अनुभूति शब्द को नहीं इतने प्रकार समझ पाते, तो जो भी उसके मन की जो भाव है, जो अनुभूति है, उससे जो है हमारी अनुभूति भी उत्पन्न हो। अलग से स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए हमारी अनुभूति। जो हम पढ़ रहे हैं, कवि की कविताएं सुन रहे हैं, तो हमारी मन की जो अनुभूति है, हमारे मन के जो भाव है, कवि के मन की अनुभूति से उत्पन्न होने चाहिए। तो उसी से जो है निकली हुई अनुभूति या भाव होने चाहिए हमारे मन के। फिर है कि संप्रेषण के लिए दोनों अनुभूतियों में समानता का होना ही पर्याप्त है। बार बार मुड़ मुड़ के वही बात आती है, अनुभूतियों में समानता का होना बहुत ज़रूरी है संप्रेषण के लिए। समानता की मात्रा का प्रश्न गौण है। यो समानता जितनी अधिक होगी संप्रेषण उतना ही सुगम और सफल होगा, यानी कि दोनों के मन की अनुभूतियाँ, एक तो कवि के मन की या कलाकार के मन की, साथ में जो उस कलाकृति को या उस काव्य को जो भी पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके मन की अनुभूतियाँ, दोनों में जितनी ज़्यादा समानता होगी संप्रेषण दोनों की अनुभूतियों में, दोनों के भावों में उतना ही सुगम होगा और सफल होगा, उतनी आसानी से होगा। फिर अनुभूति की समानता की मात्रा का निर्धारण अनेक कारणों से होता है, यानी कि अनुभूतियाँ कब समानता होंगी, बहुत सारे हम कह सकते हैं कारकों पर जो है निर्भर करता है। जैसे कि संप्रेषक, यानी कि जो अपनी बात को बता रहा है कलाकार, उसकी अभिव्यंजना क्षमता, यानी कि वो कितने अपने आप को व्यक्त कर सकता है। भावक ग्रहिता की योग्यता, यानी कि जो भी उसको पढ़ रहा है या देख रहा है कलाकृति को, यानी कि काम इंसान की बात की गई है। कलाकार के अलावा जो दूसरा उसकी कलाकृति को या काव्य को पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसकी बात की गई है। सहृदयता, अवधान आदि, यानी कोई रुकावट ना आए उसमें और संप्रेषण अच्छे प्रकार से हो, कलाकार जो है अच्छे से व्यक्त कर पाए, और जो उसको ग्रहण कर रहा है उसकी भी कितनी योग्यता है, ये भी सारी चीज़ें जो है उसमें निर्भर करती हैं संप्रेषण पर। कि जब तक कलाकार में अभिव्यंजना की असाधारण क्षमता ना हो
और भावक में विशिष्ट सहृदयता तथा ग्रहणशीलता ना हो, तब तक उनकी अनुभूति में समानता या तो स्थूल रूप से संभव है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट रूप में नजर आती है खाली, कि हाँ भाई वो कविता सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन जो मन की अनुभूतियों की बात होती है वो नहीं हो पाता, या असंभव संप्रेषण की सफलता के लिए असाधारण मात्रा में अनुभूति की समानता जो है अपेक्षित है। तो ये सारे कारक हैं जो कि कार्य करते हैं एक अच्छे संप्रेषण के लिए। ये सब बताए हैं उन्होंने डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने व्याख्या करते हुए। फिर अब आते हैं संप्रेषण के क्या क्या आधारभूत तथ्य हैं जो रिचर्ड्स ने बताए हैं। रिचर्ड्स जो है प्रेषणीयता यानी कि संप्रेषण के आधारभूत तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कि वक्ता के पास विशिष्ट प्रकार की संप्रेषण योग्यता व श्रोता के पास ग्राही का शक्ति हो तो प्रेषणीयता संभव है। यानी कि जो भी वक्ता है, जो भी कवि है, उसके पास संप्रेषण योग्यता होनी चाहिए और श्रोता सुनने वाला जो है उसके पास एक ग्राही का शक्ति होनी चाहिए। यानी कि उतना, अगर कोई व्यक्ति कविता पढ़ रहा है, उसको कविताओं में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको नहीं मज़ा आता, कोई भी कविता पढ़ने में आनंद नहीं आता, उसको कविता में उसका मन ही नहीं है, तो कैसे वो संप्रेषण हो पाएगा। तो एक कवि की कविता पढ़ने के लिए भी उस व्यक्ति के अंदर एक लगन होनी चाहिए, उसके अंदर भी भाव होना चाहिए कविता के प्रति। तो ये ग्राहिका शक्ति में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं श्रोता की, तो ये सब जब तक नहीं होगा तब तक संप्रेषण हो ही नहीं सकता। फिर अन्य कारण भी होते हैं जिसकी वजह से संप्रेषण अच्छा होता है। अन्य कारणों में विषय का दीर्घ व घनिष्ठ परिचय, विषय की बात कर रहे हैं हम, किसी भी चीज़ का, यानी कि जरूरी नहीं कविता की बात कर रहे हैं हम, किसी भी और कला के कोई भी प्रकार की बात कर रहे हैं, उसका जो विषय है उसका दीर्घ होना, बड़ा होना और घनिष्ठ उसका परिचय होना, गहन और व्यापक जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, अनुभूतियों की समानता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्य करते हैं संप्रेषण, अच्छे संप्रेषण के पीछे। फिर रिचर्ड्स के अनुसार जो है संप्रेषण एक अचेतन प्रक्रिया है। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, इसके ऊपर जो है कोई भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। तो संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? रिचर्ड्स के अनुसार एक अचेतन प्रक्रिया है, यानी कि चेतन अवस्था में नहीं होती है संप्रेषण, अचेतन होना चाहिए ये। यदि कलाकार तल्लीन पूर्वक कला की रचना करता है तो उसमें प्रेषणीयता स्वतः आ जाएगी। कलाकार या कवि को संप्रेषण के लिए विशेष सजग सचेत नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी कृति जो है निम्न कोटि की हो जाएगी। इस पॉइंट को समझने वाली बात है कि यदि कलाकार, रिचर्ड्स कहते हैं, कलाकार इतने मन से कोई भी अपनी कला की रचना करता है तो उसकी जो भी उसकी कलाकृति है, जो उसकी कविता है, वो अपना भाव जो है ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं दूसरे के मन तक पहुंच जाएगा, इतनी अच्छी रचना वो हो जाएगी। लेकिन अगर वो इस चीज़ के लिए सजग रहे कि हाय मेरी कविता अच्छी हो, मैं इसमें ऐसे शब्द डालूं, इसकी ऐसी रचना करूं, तो जो उसमें ना एक नकलीपन आ जाएगा और उसकी जो कृति है वो निम्न कोटि की हो जाएगी। इसलिए जो है किसी भी कलाकार को जब भी वो किसी कला की रचना करता है तो उसे सहज रहना है, उसे उसके प्रति जो है ज़्यादा जागरूक नहीं होना कि मेरी रचना ऐसी हो वैसी हो, तो उसे बिल्कुल सहज रूप से रचना करनी है, यानी कि चेतन अवस्था में नहीं है ना, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड से उसे रचना करनी है। तो ऐसा रिचर्ड समझाते हैं। अतः संप्रेषण जो है कलाकार की अचेतन प्रक्रिया का अंग है, यानी कि कोई भी रचना करते टाइम उसके दिमाग के पीछे जो है अंदर कहीं दिमाग में ऐसा ना चले, ज़्यादा सजग ना हो वो कि मेरी रचना जो है ऐसी होनी चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो अनकॉन्शियस माइंड से जो है वो रचना करे। तो ऐसा रिचर्ड्स का मानना है संप्रेषण के बारे में। अब संप्रेषण की सफलता और कलाकार का संबंध देखते हैं। रिचर्ड्स जो है संप्रेषण की सफलता हेतु कलाकार में निम्न गुणों का समावेश आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कलाकार में व्यापक अनुभव होना चाहिए, भाव या स्थिति का पूर्ण और स्पष्ट बोध होना चाहिए, उसे सारे ज्ञान होना चाहिए भाव का। फिर जागरूक निरीक्षक शक्ति होनी चाहिए, विषय को साधारणता प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिए कलाकार में। व्यक्ति तथा समाज की दृष्टि से हितकारी उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे कुछ रचना हो जिससे कि समाज का भी कल्याण हो। फिर काव्य कला संबंधी अनिवार्य तत्वों का प्रभावशाली संगठन कौशल एवं प्रबंध कौशल भी होना चाहिए उसमें, यानी कि थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि व्याकरण, शब्दों का चयन, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। फिर भावोत्तेजक भाषा के प्रयोग की दक्षता होनी चाहिए जिससे कि भाव उत्पन्न हो, भावों में उत्तेजना आए। तो इस प्रकार से है, ये सारे जो बिंदु हैं एक कलाकार में संप्रेषण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और रिचर्ड्स ने भावोत्तेजक भाषा जिसकी बात कर रहे हैं उसके भी 4 प्रकार के अर्थ बताए हैं। एक तो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ जिसे इंग्लिश में सेंस बोलते हैं, वचन भंगिमार्थ टोन की बात है, भावार्थ यानी कि फीलिंग जो भाव होता है पंक्तियों का, उद्देश्यार्थ जिससे वो लिखी गई हैं, जिसके कारण वो पंक्तियां लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से भावोत्तेजक भाषा के 4 प्रकार के अर्थ भी रिचर्ड्स ने बताए हैं।
फिर इन 4 प्रकार के जो अर्थ हैं, इनका अर्थबोध कराने वाले शब्दों के प्रयोग की कुशलता किसमें होनी चाहिए? कवि में होनी चाहिए, कि चारों प्रकार के अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग एक कवि जो है अपने काव्य में कर पाए। साथ ही प्रभावशाली ताल होनी चाहिए, रिदम, छंद होना चाहिए, उसका प्रयोग भी कवि को आना चाहिए। अब संप्रेषण के कुछ बाधक तत्व भी रिचर्ड्स ने बताए हैं। रिचर्ड्स जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के बाधक तत्व बताते हैं जिसके कारण जो है संप्रेषण में बाधा आती है। एक तो असंगत स्मृति, जिसके कि यहाँ पे उल्लेख किया है रिचर्ड्स ने। दूसरा अति भावुकता, और इसके अलावा भी अन्य बाधक तत्व बताए हैं रिचर्ड्स ने। रिचर्ड्स कहते हैं कि जब किसी कृति को पढ़ते समय या उनकी व्याख्या करते समय व्याख्याता अपने अंतःवर्गीय उत्थान पतन से प्रभावित हो जाए, या किसी विचार श्रृंखला का उस पर दृढ़ आग्रह छा जाए, किसी मिलती जुलती हुई या पहले पढ़ी हुई कृति की स्मृति सहजा जागृत हो जाए, तो अर्थ भंग होना स्वाभाविक है। यानी कि इसमें भी 2-3 प्रकार बताए हैं उन्होंने, कि जब कोई भी कृति पढ़ रहा है कोई कलाकार, या उसकी व्याख्या कर रहा है, मान लीजिए उसके मन में कहीं और से किसी और विषय पर विचार उसके दिमाग में चलने लगे, तो उन विचारों का प्रभाव जो है उसकी कृति पर पड़ जाएगा। या फिर वो कोई कवि है, किसी काव्य की रचना कर रहा है किसी विषय पर, और मान लीजिए सेम उसी विषय से संबंधित उसने कहीं और किसी और कवि की पंक्तियां पढ़ी थी, तो वो पंक्तियों का प्रभाव जो है उसकी कविता पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है अर्थभंग हो सकता है। तो रिचर्ड्स कह रहे हैं प्रकार के ये बाधक तत्व हैं जो कि कलाकार के मस्तिष्क में अगर आ जाए तो असंगत स्मृति की बात यहाँ पे आती है। इस प्रकार से जो है कविता का जो संप्रेषण है वो नहीं हो पाएगा। मैं तो कहूँगी कविता की जो रचना है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। सिर्फ हमने एक उदाहरण लिया है कविता का। फिर अन्य अवरोधक तत्व भी बताते हैं संप्रेषण के रिचर्ड्स। कहते हैं अति भावुकता हो जाए, अगर सामान्य अर्थबोध की कठिनाई हो, चाक्षुष बिंब विधान हो, घिसी पिटी अनुक्रियाएं हो, प्राविधिक पूर्व कल्पना हो, सामान्य आलोचनात्मक पूर्वाग्रह हो। तो इस प्रकार से बहुत ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इनको अगर हम समझेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन बस थोड़े से हमें पता होना चाहिए कि अवरोधक तत्व संप्रेषण में क्या है। हम अगर सिंपल भाषा में जो समझने की कोशिश करें तो सामान्य अर्थबोध की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भावुकता नहीं होनी चाहिए, पुरानी घिसी पिटी अनुक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, नए शब्दों का नए बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि संप्रेषण को अच्छा करने में जो है सहायता करती हैं। तो ये सारे अवरोधक तत्व हैं। अगर ये सब होता है तो संप्रेषण में जो है अवरोध होता है, संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाता। और संप्रेषण किसका हो रहा है? कलाकार के अनुभूतियों का, और दूसरा व्यक्ति जो उस कलाकार की कलाकृति को देख रहा है, सुन रहा है, उसकी अनुभूतियों में समानता नहीं होगी तो संप्रेषण भी नहीं होगा। फिर आते हैं संप्रेषण सिद्धांत की आलोचना। तो रिचर्ड्स की जो मान्यता है कि संप्रेषण एक अचेतन प्रक्रिया है, इसकी आलोचना काफ़ी की है। अभी बात करी है हमने कि अनकॉन्शियस माइंड से जो है किसी भी कलाकृति की रचना होनी चाहिए या व्याख्या होनी चाहिए, चेतन मन से नहीं होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि सजग होकर नहीं उसे कुछ भी रचना करनी चाहिए। इसकी घोर आलोचना की गई कि बल्कि डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि यह कथन, इसी कथन की जो है आलोचना की है कि संप्रेषण एक अचेतन प्रक्रिया है। इसकी आलोचना की है कि यह कथन न तो कवि परंपरा द्वारा समर्थित है और न रचना प्रक्रिया की संकुलता को देखते हुए संगत। काव्य में विषय वस्तु के चयन से लेकर परिसमाप्ति तक चेतना सक्रिय रहती है। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी कवि जो है बिना चेतनावस्था के अपनी काव्य की रचना कर ले। वो शुरू से जब वो किसी कविता को लिख रहा होता है, जब वो अपनी विषय वस्तु का चयन करता है और उस कविता को लिखने के अंत तक वो चेतनावस्था में ही रहता है, जागृत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे किस विषय पर लिखना है, मुझे कैसे लिखना है, मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है, कोई नई बात है तो मुझे वो भी उसमें डालनी है। तो वो तो बल्कि ज़्यादा चेतन अवस्था में रहता है। तो कैसे एक अचेतन प्रक्रिया हो सकती है संप्रेषण? तो ये बिल्कुल नहीं मानते इसको। और रिचर्ड्स का जो है रचना प्रक्रिया को अचेतन सिद्ध कहना यथार्थ से दूर है। यथार्थ से तो बिल्कुल ही दूर है, ये सच्चाई नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा कह रहे हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, जो मेरा मत है कि हाँ, एक संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया कैसे हो सकती है। हम कोई भी संप्रेषण करते हैं, मान लीजिए हम नॉर्मल भी बात कर रही हूँ, मेरा आपसे संप्रेषण हो रहा है, मैं अपनी बातें आपको समझा रही हूँ, तो मैं तो बल्कि ज़्यादा चेतन अवस्था में होंगी। मैं कैसे अचेतन अनकॉन्शियस माइंड से किसी के साथ संप्रेषण कर सकती हूँ? तो यही बात डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने भी कही है। फिर डॉक्टर जो है रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि रिचर्ड्स की यह मान्यता स्वीकार्य नहीं है कि रचना में निहित संदेश जो है वो सुविचारित होता है। रिचर्ड्स ने अपनी मान्यताओं को मनोविज्ञान सम्मत बनाने के क्रम में बहुत सी ऐसी स्थापनाएं की हैं जिनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता।
तो इन्होंने भी, रामचंद्र तिवारी ने भी उनकी एक बात का खंडन किया है कि रचना में जो निहित संदेश होता है वो तो सुविचारित होता है, पहले से ही जो होता है उसके ऊपर विचार किया गया होता है। तो ये इनकी इस बात से भी सहमत नहीं है। और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के सम्मत अपने बनाने के लिए रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांतों को बहुत सी ऐसी स्थापनाएं कर डाली जिससे हम सहमत हो ही नहीं सकते। जबकि जो है एक बिल्कुल सिद्धांत लागू नहीं होता कि अचेतन अवस्था में कोई जो है संप्रेषण कर सकता है या अपनी क्या काव्य की रचना कर सकता है। और अगर हम अंत में संप्रेषण सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो हम किसके बराबर मानते हैं सिद्धांत को? यह सिद्धांत जो है भारतीय काव्य शास्त्र के बहुचर्चित साधारणीकरण सिद्धांत का ही एक रूप है। वस्तुतः संप्रेषण ही काव्य कला के आनंद प्राप्ति का आधार स्रोत है। कि जब हमने भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण पढ़ा था तो उसमें भी यही बात है कि मेरे मन, अगर हम नॉर्मल में बात करें भाषा में, तो अपने मन की बात जो है हमारे बिल्कुल दूसरे के मन तक उसी रूप में पहुंच जाए जिस रूप में मैं उसको दिखाना चाहती हूँ, तो वही साधारणीकरण है। और यही बात जो है संप्रेषण में होती है। इस संप्रेषण सिद्धांत में अनुभूतियों की बात की गई है बस, कि किसी कलाकार की अनुभूतियां जो है वो दूसरे व्यक्ति की भी अनुभूतियों में से समान हो जाएंगी जब तब संप्रेषण होगा। तो इसी प्रकार से ये हमें बिल्कुल साधारणीकरण के बराबर लगता है। तो अगर हम इसे बिल्कुल साधारण भाषा में इनके सिद्धांत को बोलें कि जब किसी कृति को रचना करते समय रचनाकार के मन में जो भाव होता है वही भाव जब सुनने वाले श्रोता या पाठक के मन में भी उत्पन्न हो जाए तो वह सही अर्थों में संप्रेषण कहलाता है। और यही रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत है। बस ये 4-5 पंक्तियों में जो है ये लास्ट का हमें सभी सिद्धांत जो है समझ आ जाता है कि उनका जो है साधारण भाषा में इनका सिद्धांत हमें क्या कहता है। तो इस प्रकार से यहाँ इनका रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम काव्य भाषा का सिद्धांत करेंगे तीसरा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपकी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप कमेंट्स में कहते हैं कि सिलेबस पाठ्यक्रम कब पूरा होगा। तो ये मेरी जो वीडियोस मैं बनाती हूँ ये एजुकेशनल वीडियोस हैं और लगभग मैं अभी तक 200-250 वीडियोस डाल चुकी हूँ। और आप देखते ही हैं कि मेरे सारे नोट्स हैंड रिटन होते हैं, मैं हाथ से लिखती हूँ। तो आप सोच लीजिए हाथ से लिखने में कितना वक्त लगता है और मेहनत लगती है, इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। ये बाकी चैनल्स की तरह वीडियोस नहीं होती है कि हम बस शुरू हो गए या फिर कोई एंटरटेनमेंट वीडियो है कि मैं आ गई और मैंने स्क्रीन पे कुछ बातें बोल दी। तो इस प्रकार से वीडियो नहीं बनती, इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और इसके लिए हमें भी खुद सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तभी हम किसी को कुछ समझा सकते हैं। तो आपको पता ही है टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ कि जितना मुझे समय मिलता है मैं उसमें वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि आपका भी समय बहुत मूल्यवान है कि आपको भी अपनी जल्दी से तैयारी करनी है। तो आप अपनी तरफ से पढ़ते रहिए अच्छी तरह से और लिख लिख कर पढ़िए और खुश रह के पढ़िएगा तो आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को जो है शेयर भी करते रहिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स जब होते हैं एक थम्स अप मिल जाता है तो हमें अच्छा लगता है। और हमारे भी कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को मोटिवेशन बात करें जब हम अंग्रेज़ी में, तो आगे बढ़ने का मन करता है कि हाँ आप लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।